हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनसे को पता है हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लासेस का समय देखिए, जीके जिसकी क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल जो है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम पर चैनल, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिला है। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया था। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया था। आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। और आपको बता दूं कि जो क्लासेस अभी चलने वाली है कब तक, तो और 3-4 दिन चलने वाली है, जिसमें कि अभी जो बाकी स्टेट वाले बच्चे हैं उनका भी एग्जाम जो है खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नई एग्जाम की तैयारी करवाई जाने वाली है। जैसे ही मैं बता दूंगा उसके लिए आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी करवाई जाने वाली है। तो जिसको भी तैयारी करनी होगी आगे वन डे एग्जाम की, उसके लिए जो है आपकी क्लासेस कम मतलब रेगुलर आपकी चलने वाली है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से। चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। और मैं ये वाली जो क्लास है आज के लिए देखूंगा, कल से हो सकती है वाली जो आपकी कल की क्लास है शायद कल से आपकी जो है बंद हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया था, बताइए। पुर्तगालियों ने गोवा को जो है किस वर्ष हस्तगत किया था। पुर्तगालियों ने गोवा को जो है वर्ष 1510 ईस्वी में हस्तगत किया था। ठीक है, जो आपका बिल है विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई। उन्होंने लगभग जो है 450 साल तक शासन किया था यहाँ पर। ठीक है, 19 दिसंबर 1600 क्या दिया गया, 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो पुर्तगालियों ने गोवा को वर्ष 1900 सॉरी वर्ष 1510 ईस्वी में हस्तगत किया था। उन्होंने लगभग जो है 450 सालों तक जो है शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आपका 52 नंबर क्या देगा। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था, बताइए। शाहू को मुगल की कैद से किसने मुक्त किया था। तो शाहजादा आजम ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील विकल्प आपका आइडेंटिफाई। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा आजम ने 1707 ईस्वी में शाहू को जो है मुगल की कैद से मुक्त कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका 53 नंबर उत्तर देंगे आइडेंटिफाई होगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है चार्टर एक्ट 1813 ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 54 नंबर 54 नंबर, किसे जो है मानववाद का जनक समझा जाता था। मानववाद का जनक किसे समझा जाता था, तो मानववाद का जनक समझा जाता था कहाँ पे, पेट्रार्क को। ठीक है, फ्रांसेस्को पेट्रार्क को जो आपका मानववाद का जनक समझा जाता था। जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका है 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 55 पे आपका एड्रेस है भारतीय संविधान की पांडु लेखन कमेटी के चेयरमैन कौन, बताइए। भारतीय संविधान की पांडु लेखन कमेटी के चेयरमैन कौन थे साथियों, तो देखिए भारतीय संविधान की पांडु लेखन कमेटी के चेयरमैन आपके यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सबको। पांडु लेखन कमेटी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति भी कहते हैं। ठीक है, आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका है 56 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आइटम निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का समाधान नहीं, बताइए। उत्पादन का समाधान कौन नहीं है, तो उत्पादन का समाधान जो दिया गया यहाँ पे चिकित्सा नहीं है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, चिकित्सा आपका उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन का भूमि श्रम पूंजी ये सभी जो है होते हैं। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में तकनीकी और उद्यमशीलता भी होती है, लेकिन चिकित्सा जो है उत्पादन का साधन नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर आपका है 57 नंबर, कहते हैं सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसका कदम, बताइए। सार्वजनिक कल्याण जो विधायक का ध्येय होना चाहिए यह किसने कहा है, तो यह कहा है आपका बेंथम ने। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है।
सार्वजनिक कल्याण जो विधायक का ध्येय होना चाहिए, जो कथन है किसका है, तो बेंथम का है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 58 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, बताइए। किसने कहा है कि विश्व जो है प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, तो एक कहा है आपका साथियों मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, यह जो कथन है किसका है, तो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स जो है आपके द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं, इसी आधार पर उन्होंने विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 59 नंबर, समान इच्छा के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, बताइए। समान शिक्षा, समान इच्छा के सिद्धांत को, ठीक है, समान इच्छा के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रूसो ने, ठीक है, जो आपका डीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान इच्छा का सिद्धांत जो है जीन जैक्स रूसो ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, रूसो ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है कि मनुष्य ने अपने सभी अधिकार जो समान इच्छा में विलय कर दिए हैं। इसी समान इच्छा को संप्रभुता कहते हैं, क्योंकि यह जो है राज्य की सर्वोच्च सत्ताधारी अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका है 60 नंबर, 60 में क्या देगा। 1817 में 1870 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। 1870 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डेविड हेयर ने। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। कलकत्ता में सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपकी डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने राजा राममोहन के समर्थन से की थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका है 61 नंबर, क्या देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जो है प्रस्ताव पारित किया, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को जो है प्रस्ताव पारित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कराची अधिवेशन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव जो है पारित किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 62 नंबर, क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से पूर्ण पूर्व पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से पूर्व पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है, तो आपका राइट आंसर आपका साथियों खड़ा मानव, जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। पूर्व पूरा पाषाण काल से आपका होमो इरेक्टस यानी कि खड़ा या सीधा मानव संबंधित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला है आपका साथियों 63 नंबर, 63 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जब नव पाषाण काल को दर्शाता है, बताइए। कौन सा स्थल जो है नव पाषाण काल को दर्शाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है चिरांद। ठीक है, जो आपका पीला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। चिरांद जो आपका नव पाषाण काल से संबंधित है, यह जो है भारत में नव पाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। इस स्थल से जो है आपके हड्डियां, पत्थर के औजार एवं गेहूं की बालियों के जो है साक्ष्य आदि हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 64 नंबर, 64 नंबर क्या है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों मोहम्मद हबीब ने, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मोहम्मद हबीब ने 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका विचार था कि मोहम्मद गौरी की विजय के पश्चात उत्तर भारत में श्रम प्रक्रिया में अचानक जो है वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 65 नंबर, क्या देगा। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा निम्न से किसने दी थी, बताइए। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा निम्न से किसने दी थी, तो देखिए वर्ग विहीन समाज की अवधारणा जो दी थी आपकी साथियों कार्ल मार्क्स ने दी थी, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा जो आपकी कार्ल मार्क्स ने दी थी, ये वाला ऑप्शन जो दिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर को ऐसा समाज जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक वर्ग में जन्म नहीं लेता, ठीक है, जिसको जो है वर्ग विहीन की अवधारणा कहते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आपका 66 66 नंबर, जनरीतियां क्या होती हैं? जनरीतियां क्या होती है? तो जनरीतियां जो है सामाजिक प्रतिमान होती हैं, ठीक है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही उत्तर। जनरीतियां स्वतः पैदा होने वाला एक सामाजिक प्रतिमान है। प्रत्येक जनरीति सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी रहती है। मैकावर के अनुसार जनरीतियां समाज के व्यवहार को स्वीकृत रीतियां हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 66 होगा। 67 नंबर बताएंगे श्वेतों का, निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? बताइए किसने कहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा के एम कपाड़िया ने, ठीक है। जो आपका बी एल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। के एम कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। उन्होंने कहा है कि यह पवित्र संस्कार है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जब इसे जो है पवित्र मंत्रों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 68 नंबर 68 नंबर क्या है? व्हाट इज सोशलाइज सोशियोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक की बात की जाएगी तो आपका एलेक्स इंकेलस हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक आपके एलेक्स इंकेलस हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में समाज शास्त्र की विषय वस्तु को चित्रित करने के लिए 3 मार्ग बताए हैं: ऐतिहासिक मार्ग, अनुभविक मार्ग तथा विश्लेषणात्मक मार्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 69 नंबर 69 नंबर, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन आपका है। तो यह जो कथन है साथियों आपका मैकावर और पेज का है, ठीक है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह जो कथन है आपका मैकावर एवं पेज का है। जो आपका सील विकल्प देगा साथियों सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 70 नंबर, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था और किसके लिए हुआ था? बताइए बलवंत राय मेहता कमेटी का जो गठन है कब हुआ था और किसके लिए हुआ था? तो इसका गठन आपका 1957 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। और इस समिति ने पंचायत जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नहीं है? तो संस्था आपका जो दिया गया यहाँ पे भवन, भवन आपकी संस्था नहीं होती। विवाह परिवार धर्म में आपकी संस्था है, लेकिन भवन जो है आपका संस्था में नहीं आता है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? संस्था वह कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य सीमित या संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का 72 72 में क्या देगा? पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो आपका राइट आंसर साथी मोक्ष। जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर। पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आपका मोक्ष है, ठीक है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के 4 लक्ष्य बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ठीक है। अगला आपका 73 73 नंबर क्वेश्चन, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडियन विलेज नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो डीएन मजुमदार, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता आपके, एक मिनट, गलत हो गया है। डीएन नहीं, डीएन मजुमदार नहीं है, आपके एससी दुबे हैं, ठीक है। श्याम चरण दुबे, एससी दुबे यानी कि श्याम चरण दुबे हैं इंडियन विलेज नामक पुस्तक का रचयिता। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? डीएन मजुमदार की पुस्तक का नाम आपका रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में आपका 74 नंबर, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? बताइए एगमार्क एक्ट जो है भारत में कब लागू हुआ था? तो एगमार्क एक्ट भारत में लागू हुआ था वर्ष 1937 ईस्वी में। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एगमार्क का फुल फॉर्म आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग से होता है, ठीक है। यह उन कृषि उत्पादों पर लिखा जाता है जिसकी गुणवत्ता सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जांच लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका 75 75 नंबर कहते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक नहीं है? बताइए उत्तर प्रदेश जो है निम्नलिखित में से किन फसलों उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है ना? तो चावल का, ठीक है। बाकी आलू गन्ना गेहूं ये सभी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चावल का नहीं है, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आलू गन्ना गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अगला आपका साथ 76वां, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों बेतवा नदी पर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। रिहंद नदी पर आपका रिहंद बांध है। टोंस नदी पर आपका इचारी बांध है। और केन नदी पर आपका गंगोह बांध है। ठीक है, अगला है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 77। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का ज्ञात करने। सूची 1 सूची 2। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका पता होना चाहिए कि आपका जो है लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपका सहारनपुर में। ठीक है, क्लियर है। तो आपका पहले के साथ मिलान हो गया। दूसरा क्या देगा? तीसरा है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ है? तो आपका जो है कानपुर में। ठीक है, क्लियर है। एक साथ चौथे के साथ मिलान हो गया। और आपका क्या देगा? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर? तो आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए 2 1 4 3 आपका मिलान हो जाएगा। 2 1 4 3 जो आपका कूट दिया गया है कौन सा वाला? पहला वाला कूट 2 1 4 3। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में है। सेंट्रल पंप एंड रिसर्च पेपर इंस्टीट्यूट की बात की जाएगी तो आपका सहारनपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान आपका कानपुर में है। और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपका ग्रेटर नोएडा में है। अगला आपका 78 नंबर क्या देगा? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के किस राज्य में स्थित होते हैं? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की तो भारत के जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है तब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। हाँ, मध्य प्रदेश में आपका जो है कान्हा कीचली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और असम में जो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला आपका साथी हो 79 नंबर। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। नवदा टोली जो है किस क्या बोला है, किस राज्य में अवस्थित है ना? नवदा टोली की बात करें। ठीक है, चलिए बताइए। तो नौदा टोली की अगर बात करें तो नौदा टोली जो आपका देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। जो आपका डेल अभी कब देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, नौदा टोली एक आपका प्रागैतिहासिक स्थान है। यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा नदी के दोनों ओर अवस्थित है। ठीक है, इस पुरास्थल का उत्खनन जो है H.D. सांकलिया के नेतृत्व में वर्ष 1952 से लेकर 1957 के बीच किया गया था। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर। एलिफेंटा के लिए प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का जो श्रेय है किसको जाता है? तो आपका राइट आंसर राष्ट्रकूटों को। ठीक है, जो आपका डील अभी कब तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर राष्ट्रकूटों ने मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अपार योगदान जो है मूर्ति कला में है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है 7 गुफाओं का एक संग्रह है। यहाँ स्थित भगवान शिव के 3 मुख वाली त्रिमूर्ति जो है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कला की। आई होप की क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पहले तो सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।